बीडीटीएच के एक और मजेदार से नोवेल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अब इतना वेट करने के बाद समय आ गया है जब सबसे जरूरी चीजों की बिल्डिंग शुरू करी जाए। हमने पिछले एपिसोड में देखा था उस मैजिकल बीस्ट की डेड बॉडी को जो कि लेवल 8 में एडवांस करने वाला था, और जब वो स्टेज पे अपीयर होता है तो लोगों के चेहरे एक्साइटमेंट से एकदम लाल हो गए थे। और तभी हमें सुनाई देती है हमारी पहली बिड जो की थी एक दो स्पिरिट पिल और माइटी हुआंग पिल की। ये आवाज सुन के पूरे ऑक्शन ग्राउंड में काफी ज्यादा अप्रोर फैल जाता है, क्योंकि एक दो स्पिरिट पिल और माइटी हुआंग पिल दोनों दो वांग और दो हुआंग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज करी जाती हैं। और यहाँ पे कई ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिनके लिए पिल काफी ज्यादा अट्रैक्शन पोजेस करती थी, क्योंकि जब भी कोई बंदा दो वांग या दो हुआंग पे पहुंचता है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और एक माइटी हुआंग पिल की बात करें तो उसे फैक्शंस जनरली ऑक्शन के लिए नहीं निकालते थे, क्योंकि जब तक ऐसी पिल उनके सेक्ट के पास है वो अपने सेक्ट के वॉरियर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते थे, जो कि उनके ओवरऑल क्लैन की स्ट्रेंथ के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब क्योंकि इस मैजिकल बीस्ट की डेड बॉडी के लिए सबसे पहली बिड थी तो इस आवाज की तरफ सारे के सारे लोगों का ध्यान चला जाता है, जो कि ऑफकोर्स एक ब्लैक रोब्ड इंसान पे रुकता है। पर इस बंदे को लेकर लोगों के बीच में दोबारा से सरप्राइज फैल गया था। वहीं पे क्राउड के कंपैरिजन में वीआईपी सीट्स वाले काफी ज्यादा काम थे, क्योंकि उन्हें पता था ये काले कपड़े वाला इंसान एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट है और जनरली एल्केमिस्ट ही एक्सचेंज के लिए पिल्स को यूज करते थे। पर फिर भी हम कई एक्सपर्ट्स को अपना सिर हिलाते हुए देखते हैं, क्योंकि जियान ने सबसे पहले एक माइटी हुआंग जैसी पिल को बाहर निकाला था। कई लोग काफी ज्यादा एडमिरेशन फील कर रहे थे, क्योंकि इस तरीके से स्पेंड तो एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि एक दो स्पिरिट पिल और एक माइटी हुआंग पिल की वैल्यू को चेक किया जाए तो वो अराउंड 8 मिलियन गोल्ड कॉइन्स को क्रॉस कर सकती है, और ये अमाउंट सच में काफी ज्यादा ग्रेट कंसिडर किया जा सकता है। खैर इस ओपनिंग बेट को सुन के वो व्हाइट हेयर ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब इससे पहले से कोई नोटिस कर पाता वो फटाक से अपना पसीना पहुंच लेता है। तभी उसके मन में एक विचार आता है। वो सोचता है एक दो स्पिरिट पिल और एक माइटी हुआंग पिल सच में काफी वैल्यूएबल है, पर फिर भी इस मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स के सामने वो काफी ज्यादा कम लग रही थी, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये बीस्ट लेवल 8 पे एडवांस करने वाला था। अब भले ही पूरी तरीके से ड्राइड कॉर्प्स में बदल गया हो, लेकिन फिर भी एक ऊंट एक कुत्ते से हमेशा बड़ा ही रहेगा। और ये सोचते सोचते उस ओल्ड मैन का ध्यान एक जगह पे जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान को अपना सिर हिलाते हुए। ये देख के हम उसे एक लंबी सी सांस लेते हुए देखते हैं। वो अनाउंस करते हुए कहता है कि इन्वेस्टर ने एक दो स्पिरिट पिल और एक माइटी हुआंग पिल को बिड किया है, क्या कोई इससे भी ज्यादा हाई वेट को ऑफर करेगा। और जैसे इस ओल्ड मैन की आवाज निकली थी तभी हमें एक हेजिटेंट सी आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो बंदा कह रहा था कि क्या मैं एक डी क्लास की लो लेवल टेक्निक को बिड कर सकता हूँ। ये सुन के वो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन पहले से थोड़ा सा स्टार्टल्ड रह गया था, लेकिन फिर भी वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि भले एक डी क्लास की लो लेवल दो टेक्निक काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो, पर फिर भी हमारा ब्लैक एम्पर सेक्ट माइटी हुआंग पिल और दो स्पिरिट पिल को प्रेफर करेगा। हम देखते हैं उस व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन को अपना सिर हिलाते हुए। अब इन बातों से तो हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस ओल्ड मैन ने बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट खो दिया है और वो फाइनली इस माइटी हुआंग पिल और दो स्पिरिट पिल पे सेटल हो चुका है। खैर उस बुड्ढे के ये बोलने के बाद ये ग्राउंड काफी देर तक साइलेंट मोड में चला गया था, क्योंकि ऐसी बात नहीं थी कि लोगों के पास इससे ज्यादा हाई प्राइस पे करने को नहीं है, लेकिन वो इस यूजलेस कॉर्प्स के लिए इतनी हाई प्राइस को पे करना नहीं चाहते थे। अब ऐसे साइलेंस को देख के वो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन भी एकदम डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि जो एस्टिमेटेड वैल्यू ब्लैक एम्पर सेक्ट ने इस कॉर्प्स की लगाई थी ये माइटी हुआंग पिल और दो स्पिरिट पिल उससे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करी जा सकती। और अगर ये एक्सचेंज सक्सेसफुल होता है तो ब्लैक एम्पर सेक्ट को सच में यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ेगा। अब खैर जब तक ये व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन डिप्रेशन में था तब तक डीमन फ्लेम वैली का वो रेड हेयर्ड फंगियान और उसके एल्डर्स ने भी डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। हम देखते हैं फंगियान को अचानक से खड़े होते हुए। वो सबसे पहले तो जियान की तरफ एक बार अपने दोनों हाथों को कप करता है, जिसके बाद वो उस व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन की तरफ देख के बोलता है कि अगर हमारी डीमन फ्लेम वैली के पास एक माइटी हुआंग पिल जैसी मेडिसिनल पिल होती तो शायद हम उसे बाहर ना निकालते, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक डी क्लास की मिडिल लेवल दो टेक्निक है। अब खैर इसे इतनी जल्दी जज मत करना, क्योंकि इससे पहले मैं आपको इसके इफेक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। फंगियान कहता है कि इस दो टेक्निक को कहते हैं फ्लेम क्रिएशन स्किल। अब इसे प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिशनर को फायर दुगी को प्रैक्टिस करते हुए होना चाहिए। इस तरीके की दो टेक्निक को यूज करके प्रैक्टिशनर सिर्फ अपनी फ्लेम को फटाक से कंट्रोल करना ही नहीं सीख सकता, बल्कि वो अपने बॉडी के अंदर की दुगी को एनर्जी फ्लेम में कन्वर्ट भी कर सकता है। ऑफ कोर्स ये इसका सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा तब होगा जब कोई दूसरा इंसान भी इसे सेम टाइम यूज करे, क्योंकि फिर इससे उन दोनों की एनर्जी फ्लेम कुछ समय के लिए मर्ज करी जा सकती है, और इस मर्जर के बाद वो एनर्जी फ्लेम एक एक्चुअल फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है। और इसे कभी कभी तो एक हेवनली फ्लेम से भी कंपेयर किया जा सकता है। और जब तक तुम्हारा ब्लैक एम्बर सेक्ट इस दो टेक्निक को ऑब्टेन कर लेता है उसके बाद तो तुम्हें बस सूटेबल इंसानों को ढूंढना होगा जो कि फायर एफिनिटी दुईकी को प्रैक्टिस करते हो। तब तुम्हारे पास भी एक ऐसी फ्लेम होगी जो सच में एक हेवनली फ्लेम से कंपेयर की जा सकती है। अब फंगियान के इन सब से इस ग्राउंड में काफी ज्यादा कमोशन कट गया था, क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी एक ऐसी टेक्निक के बारे में नहीं सुना था जो कि एक ऐसी फ्लेम को बना सके जो हेवनली फ्लेम से कंपेरेबल है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को पता था कि एक हेवनली फ्लेम क्या होती है, और ऑफ कोर्स इसकी खतरनाक स्ट्रेंथ के बारे में भी उन लोगों ने सुन रखा था, और यही वजह थी इस दो टेक्निक के बारे में सुन के लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। खैर जब ग्राउंड में कमोशन कट रहा था तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे। जब वो इस फ्लेम क्रिएशन स्किल के बारे में सुनता है तो हम उसके फेस पे
पे एक एक्साइटमेंट को फ्लैश होते हुए देखते हैं। हालांकि उसे इस टेक्निक का यूज करके फ्लेम को मर्ज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जिस वजह से जियान को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था वो थी इसकी फ्लेम को कंट्रोल करने की एबिलिटी, क्योंकि जियान की बॉडी में अभी काफी सारी फ्लेम्स थी और ऑफ कोर्स इन फ्यूचर ये काफी ज्यादा बढ़ने वाली भी थी। अब वो इन सारी हेवली फ्लेम्स को कैसे कंट्रोल करने वाला है, ये जियान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन रहा था, क्योंकि एक हेवली फ्लेम तो वैसे भी काफी ज्यादा वायलेंट होती है और जियान को इसे कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा दुखी को एग्जॉस्ट करना पड़ता है। नॉर्मली जब भी जियान फ्यूचर में कोई नई हेवली फ्लेम को पाता तो उसे इसे कंट्रोल करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या जब होती जब वो इन हेवली फ्लेम्स को मर्ज करता, क्योंकि तब इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम है। लेकिन जियान किसी तरीके से इस फ्लेम क्रिएशन स्किल को ऑब्टेन कर लेता है तो जियान की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जियान अगर अपने होशो हवास में नहीं होता तो शायद जियान अपना मुंह घुमा के उस फंगियान से एक्सचेंज की बातें भी शुरू कर चुका होता, क्योंकि ये फ्लेम क्रिएशन स्किल उसके लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तभी हमारा ध्यान जाता है उस व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन पे, जो कि इससे पहले काफी ज्यादा डिप्रेशन में लग रहा था, पर जब उसने इस फ्लेम क्रिएशन स्किल के बारे में सुना था तो हम देखते उसके फेस पे वो वाला रिएक्शन जैसे इसे जिंदगी का मकसद मिल गया हो। खैर जब ये ओल्ड मैन कुछ बोल नहीं वाला था तभी हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं स्टेज पे गोल्डन फिगर को अपीयर होते हुए, और जब सभी लोगों का इस पे ध्यान जाता है तो ये एक्चुअली में ब्लैक एम्बर सेक्ट का लीडर मो शिंगटियान था। मो शिंगटियान बताता है कि मुझे लगता है आपने इसके बारे में सब कुछ बताया नहीं है। अब हालांकि मुझे तपस्या करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया हो, लेकिन मुझे भी डीमन फ्लेम वैली के कुछ मैटर्स के बारे में पता है। अब भले ही जब भी वॉरियर्स अपनी फ्लेम को मर्ज करते हैं तो ये फ्लेम क्रिएशन स्किल काफी अच्छा इफेक्ट शो करती हो, पर इससे यूजर को परमानेंटली हार्म होता है। अब इसे एक या दो बार यूज करना फिर भी ठीक है, लेकिन अगर इसे कोई ज्यादा यूज करता है तो इससे उसकी जान भी जा सकती है। और मेरा ब्लैक एम्बर सेक्ट इस तरीके से अपने वॉरियर्स को डिप्लीट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए भले ही तुम्हारी दो टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी हो पर इससे हमारा ब्लैक एम्बर सेक्ट बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। मो शिंगटियान को इस तरीके से अपीयर होता हुआ देख फंगियान थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। जब वो मो शिंगटियान के शब्द सुनता है तो हम देखते हैं उसे एक एम्बरेसमेंट के साथ हंसते हुए। वो कहता है अगर सेक्ट लीडर मो शिंगटियान इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो चलो इसे भूल ही जाते हैं, क्योंकि इसको लेके मैं भी काफी ज्यादा अनसर्टन फील कर रहा था, क्योंकि एक यूजलेस कॉर्प्स के लिए मैं इतना बड़ा प्राइस को बिल्कुल पे नहीं करना चाहता, और अगर कहीं एक्सचेंज हो भी जाता है तब भी सेक्ट लीडर मो शिंगटियान मुझसे गुस्सा भी हो सकते हैं। और ये कहने के बाद फंगियान दोबारा से अपनी सीट पे बैठ गया था, और उसके इस तरीके से तो ऐसा लग रहा था कि वो और भी ज्यादा वेट कुछ करने वाला नहीं है। जब फंगियान के ये शब्द मो शिंगटियान सुनता है तो वो अपनी आईब्राउज को निट कर लेता है। हम उसकी आंखों में एक हल्की सी चिल को अपीयर होता हुआ देखते हैं। खैर जिसके बाद वो एक फ्रेंडली गेज जियान की तरफ शूट करता है। मो शिंगटियान कहता है कि यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा होशियार हैं। अब हालांकि इस मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स को खरीदने में काफी बड़ा रिस्क हो, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ निकलता है तो इसका रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा ह्यूज हो सकता है। वो जियान की तरफ फेस करके बोलता है कि मैं पर्सनली बोलता हूँ कि अगर आप 5 2 स्प्रेड पिल को बाहर निकाल सकते हो और साथ ही में उनमें 4 माइटी हुआंग पिल को भी इंक्लूड करोगे तो ये मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स तुम्हारी हो जाएगी। अब मो शिंगटियान के ये शब्द सुन के फिर से इस ऑक्शन ग्राउंड में कोलाहल मच गया था। कई लोग तो बिल्कुल इसे पागल समझ रहे थे, क्योंकि ये बुड्ढा सच में जियान को पूरी तरीके से लूटना चाहता था। लोग मनी मन में कहते हैं कि तू जाके अपना सर दीवार में क्यों नहीं मार लेता, आखिरकार कोई इस तरीके की प्राइस को कैसे पूछ सकता है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ, जो एक हल्की सी आवाज में कहता है कि 3 2 स्प्रेड पिल और 1 माइटी हुआंग पिल। मो शिंगटियान कहता है 4 2 स्प्रेड पिल और 3 माइटी हुआंग पिल। जियान हंसते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर मो शिंगटियान, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इन पिल्स को हंसते खेलते ही रिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बार्गेन नहीं करने वाला। ये रही 3 2 स्प्रेड पिल और 1 माइटी हुआंग पिल। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूं तो यहाँ पे जो सब सोच रहे हैं वो भी मेरे दिमाग में है, और इतने बड़े गैम्बल को खेलने के लिए मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि इसकी भी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि इस मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स के अंदर मुझे घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे जियान ने कर दिया था चेकमेट, जिससे मो शिंगटियान काफी ज्यादा कड़वाहट फील कर रहा था। वो थोड़ा सा सोचने के बाद एक नॉड कर देता है। मो शिंगटियान कहता है तो ठीक है, हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। खैर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मो शिंगटियान के फेस पे एक हल्की सी स्माइल भी आ चुकी थी, लेकिन उसने ये चीज बिल्कुल डिस्कवर नहीं करी थी कि उस ब्लैक रोब के अंदर जियान के फेस पे उससे भी बड़ी स्माइल है। खैर जब ये दोनों अपने ट्रांजेक्शन में बिजी थे तो लोग इन दोनों को एकदम पागलों की तरह देख रहे थे, और कई लोगों के चेहरे पे तो काफी ज्यादा पसीना भी आ चुका था। वो कहते हैं कि ये दोनों सच में बिल्कुल भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा गेम यहाँ पे शायद ही कोई खेल सकता है। 3 2 स्प्रेड पिल्स और 2 माइटी हुआंग पिल्स। जब जियान ने ये शब्द बोले थे तो लोगों का सलाइवा उनके गले में अटक गया था, और अब कुछ लोग जब जियान को देखते हैं तो हम उनकी आंखों में काफी ज्यादा ग्रीडीनेस को देख सकते हैं, मतलब कि लालच। उसका सिंपल रीजन था कि कई लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी पिल्स को एक साथ नहीं देखा है, खासकर माइटी हुआंग पिल और 2 स्प्रेड जैसी हाई लेवल की पिल्स के लिए, क्योंकि बातें यहाँ पे बस गोल्ड कॉइन्स में नहीं हो रही हैं। और ऑफ कोर्स वीआईपी सीट्स वाले लोग भी जियान और मो शिंगटियान को काफी सरप्राइज से देख रहे थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि ये मिस्टीरियस एल्केमिस्ट काफी ज्यादा वेल्दी है। खैर एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट ये चीज डिजर्व भी करता था, और देखते ही देखते इतने लोगों के सामने ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है। जब जियान अपनी सीट पे वापस लौटा था तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। जियान के थॉट्स भी और लोगों से बिल्कुल अलग थे। जियान को इस बारे में कोई चिंता नहीं हो रही थी कि इस कॉर्प्स के अंदर कोई चीज निकलेगी या नहीं। इसका रीजन ये था क्योंकि जियान का पूरा फोकस उन विंग्स पे था, जो कि जेम्स की तरह एकदम लाइट को एमिट कर रहे थे, और जब तक ये चीज प्रेजेंट है जियान
जियान को 3 दो स्पिरिट पिल और 2 माइटी हुआंग पिल को देने में कोई समस्या नहीं है। और अब इन विंग्स के साथ जियान एक हाई लेवल के स्काईवर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स को रिफाइन कर सकता है, जिसके बाद जियान इस दुखी कॉन्टिनेंट में कहीं भी ट्रेवल करने के लिए रेडी हो जाएगा। और अगर जियान कभी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो वही विंग्स जियान की जान बचाने के लिए काम में आने वाले थे। जियान ये भी जानता था कि इस ड्राइड कॉर्प्स को देने से पहले ब्लैक एम्बर सेक्ट ने इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट तो किया ही होगा। इसके पूरे चांस थे कि इसकी पूरी बॉडी बिल्कुल सड़ चुकी है, लेकिन अगर जियान उस स्काईबर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को पोजेस नहीं करता तो वो डेफिनेटली इतनी हाई प्राइस को बिल्कुल पे नहीं करता। पर यहाँ पे जियान का परसेप्शन ने उसका साथ दिया था। अब भले ही दूसरों की आंखों में जियान ने यहाँ पे बहुत बड़ा गैम्बल खेला हो, पर जियान के लिए ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा बेनिफिशियल था। अब खैर जब जियान 3 दो स्पिरिट पिल और 2 माइटी हुआंग पिल के लिए रेडी हो जाता है तो मो शिंगटियान की वो स्माइल किसी से छिप नहीं रही थी। हम देखते हैं मो शिंगटियान को उस व्हाइट हेड ओल्ड मैन की तरफ वेव करते हुए, जिससे वो बुड्ढा एक बार बॉ करके वहां से विड्रॉ कर जाता है। और इस सिचुएशन से तो ऐसा लग रहा था कि इस ऑक्शन में आगे आने वाले आइटम्स को मो शिंगटियान खुद ही होस्ट करेगा। खैर जब मो शिंगटियान ने ये डिसीजन ले लिया था तो वीआईपी सीट्स में कई लोगों की आंखें एकदम फायरी हो जाती हैं। और ऑफ कोर्स अब टाइम आ गया था बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा का, जिसके लिए पूरा का पूरा ड्रामा किया गया था। हम देखते मो शिंगटियान को अपनी ताली बजाते हुए, जिससे कुछ भारी भरकम से सर्वेंट्स वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें भी इस मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स को ले जाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था। हम देखते हैं मो शिंगटियान को अपनी स्टोरी रिंग से पर्पल कलर के ग्लव्स को बाहर निकालते हुए, जिसके बाद वो दोबारा से अपने हाथ को वेव करता है और उसके ऐसा करने के बाद ही ग्राउंड दोबारा से स्प्लिट हो जाता है, जहाँ से कई ओल्ड मैन अपने हाथों में कुछ बॉक्सेस को लेके बाहर आ गए थे जो कि एक पीले कलर के कपड़े से कवर्ड थे। हम इन बुड्ढों के चारों तरफ एक शार्प दुकी को रिवॉल्व करते हुए देखते हैं और इनकी आंखें एकदम ईगल की तरह तीखी थी। ब्लैक एम्पर सेक्ट की इस अनयूजुअल मूवमेंट से कई लोग एकदम कॉम्बैट रेडी स्टेट में आ गए थे और इसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक एम्पर सेक्ट एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। और अब ऑक्शन ग्राउंड भी धीरे धीरे करके साइलेंट होने लगता है और इस अनयूजुअल एटमोस्फियर से कई लोग प्रेशर भी फील कर रहे थे। मो शिंगटियान उन पर्पल कलर के ग्लव्स को पहनने के बाद एक स्माइल के साथ कहता है कि मुझे लगता है इस बार सबको पता ही होगा कि हमारे ब्लैक एम्बर सेक्ट का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड आइटम कौन सा है, और मुझे ये भी पता है कि कई लोग सिर्फ इसके लिए यहाँ पे आए हैं। तभी हम देखते हैं उन बुड्ढों को उन बॉक्सेस को टेबल पे रखते हुए। बस सीन ये था कि ओल्ड मैन इतना ज्यादा ध्यान से इन बॉक्सेस को रख रहे थे जैसे कि एक हल्का टच भी इन्हें डैमेज कर सकता है। उन बॉक्सेस को टेबल पे रखने के बाद वो ओल्ड मैन विड्रॉ करके एक फॉर्मेशन को तैयार करने लगते हैं और अब इन आइटम्स को कोई लेना चाहता है तो उस इंसान को इन 5 ब्लैक एम्बर सेक्ट के एल्डर्स का सामना करना पड़ेगा, जिनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 2 हुआंग क्लास पे पहुंच चुकी है। और अगर इन 5 को कोई हरा भी देता है तब भी उसे मो शिंगटियान का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक जेन्युइन डोजोंग क्लास का वॉरियर है। अब ऐसे डिफेंसिव एक्शंस के लिए ब्लैक एम्बर सेक्ट को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा बहुत ही ज्यादा कीमती चीज थी। अब ऑफ कोर्स इसका रीजन सिर्फ खुद में नहीं था, बल्कि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा सीधा बोधिसत्व हार्ट से लिंक्ड था और अगर कोई इसे ऑब्टेन कर लेता है तो उसे बोधिसत्व हार्ट को ढूंढने का भी रास्ता मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोशेंग कुछ ऐसे 2 शब्द थे जिसे सुनने के बाद बड़े से बड़े वॉरियर की सांसें भी तेज हो जाती थी, क्योंकि एक दोशेंग लेवल का वॉरियर दुगी कॉन्टिनेंट की एकदम टॉप चेन में पहुंच चुका था। अब खैर तो माउंटेन्स और रिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाली बात तो याद ही होगी। दोशेंग लेवल के वॉरियर स्पेस को भी एकदम कांच की तरह शैटर कर सकते थे और जैसे चाहे वैसे उसका यूज भी कर सकते थे, और इस तरीके की स्ट्रेंथ जो कि एकदम नेचर से कम्पीट कर सकती है, ये सच में यहाँ के लोगों के लिए काफी ज्यादा फ्राइटनिंग थी। इसलिए भले यहाँ पे लोगों को बताओ कि ब्लैक एम्बर सेक्ट यहाँ पे कोई गेम खेल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी ग्रीड को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उनके हजारों किलोमीटर ट्रेवल करने का रीजन भी यही था। अब सीन ये कि ब्लैक एम्बर सेक्ट में कोई रूल्स और रेगुलेशंस लागू नहीं होते और इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखते हुए कुछ दोजोंग लेवल के ओल्ड डीमंस यहाँ पे स्नैच करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, और इस बात से जियान और मो शिंगटियान बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे। और अगर ब्लैक एम्बर सेक्ट ब्लैक कॉर्नर रीजन का एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन नहीं कंसिडर किया जाता तो शायद उनके सेक्ट में बस सूखी हड्डियों के अलावा कुछ बचा नहीं होता, और ये बैटल तो उस लेवल पे जाती जहाँ पे ब्लैक एम्बर सेक्ट के किसी एक इंसान को भी जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। खैर इतने प्रीशियस आइटम को पोजेस करना भी एक सिन है, पर खैर अच्छी बात है कि ब्लैक एम्बर सेक्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से कोई भी उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। हमारा ध्यान जाता है मो शिंगटियान पे, जो कि वीआईपी बॉक्सेस की तरफ काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर कई वीआईपी बॉक्सेस के सामने एक बार पॉज भी होती है, जिसके बाद मो शिंगटियान भी अपनी बॉडी की दुई को सर्कुलेट करने लगा था। हम देखते हैं मो शिंगटियान को उस बॉक्स के ऊपर का येलो क्लॉथ को हटाते हुए, जहाँ से एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉक्स रिवील होता है। अब भले यहाँ से काफी ज्यादा तीखी लाइट एमिट हो रही हो, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान इस क्रिस्टल बॉक्स से बिल्कुल नहीं हटता। तभी हमारा ध्यान भी शिफ्ट होता है उस क्रिस्टल बॉक्स की तरफ, जिसकी चारों तरफ एक अनयूजुअल सी लाइट घूम रही थी। हम उस क्रिस्टल के अंदर एक फिस्ट के साइज के आइटम को देख सकते हैं, जिसका कलर जेड ग्रीन था, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज धीरे धीरे करके विगल कर रही थी, मतलब बेसिकली एक लिविंग क्रीचर की तरह लग रहा था। ये थिक जेड ग्रीन कलर का लिक्विड उस बॉक्स के अंदर सस्पेंडेड रहता है, जबकि बाहर से इसे कोई भी पावर प्रोवाइड नहीं करी जा रही थी। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये कुछ इंटेलिजेंस को पोजेस करता हो। ऑफ कोर्स इस जेड ग्रीन कलर के लिक्विड को फ्लोट करते हुए जियान भी देख सकता था। वो कहता है तो अच्छा ये है बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा। और जब साइड में खड़ी लिटिल फी डॉक्टर इस लिक्विड को देखती है तो हम उसकी आंखों को थोड़ा सा स्ट्रेंजली ग्लो करते हुए देखते हैं, और इस समय लिटिल फी डॉक्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी।
खैर जियान एक गहरी सी सांस लेने के बाद अपने मन को शांत करता है, जिसके बाद उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन पूरी फोर्स से आगे की तरफ शूट हो जाता है। पर जब उस ऑक्शन स्टेज के पास पहुंचा था तो उसे किसी तरीके का रेजिस्टेंस फील होता है, जिसकी वजह से जियान का परसेप्शन दोबारा से बाउंस बैक हो गया था। जियान अपनी भौहें तान के कहता है, लगता है ये ब्लैक एम्बर से काफी ज्यादा कॉशियस है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है मो शिंगटियान पे, जो इस समय इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की तरफ देख रहा था। अब भले ही वो इस आइटम को यहाँ पे ऑक्शन कर रहा हो, पर हम उसकी आंखों में भी इसके लिए ग्रीड को देख सकते हैं। खैर अपने इमोशंस को सप्रेस करने के बाद अपने दोनों हाथ उठा के कहता है कि ये है हमारे ब्लैक एम्बर सेक्टर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड आइटम, जिसकी वजह से आप सब यहाँ पे आए हो। मैं पेश करता हूँ बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा। और मो शिंगटियान की इस आवाज के साथ ही पूरे के पूरे क्राउड में एक एक्साइटमेंट फैल गई थी। हम कई लोगों की ग्रीडी नजरें भी यहाँ पे पास होते हुए देखते हैं। ऑफ कोर्स उनमें वो वीआईपी सीट्स वाले लोग भी थे, जिनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई थी। अब ऑक्शन ग्राउंड को इतना क्योटिक होते हुए सेंस करके ऑक्शन टेबल के साइड में खड़ा हुआ एल्डर अपने हाथ को कर्ल कर लेता है, जिसके बाद हमें एक बैंग वाला साउंड सुनाई देता है। इस अप्रूर के बीच में मो शिंगटियान भी अपने पूरे के पूरे ऑरे को रिलीज कर देता है। हम मो शिंगटियान की तीखी नजर को क्राउड की तरफ जाते हुए देखते हैं। इस ऑरे को फील करके कई लोगों के बैक में एक चिल फैल गई थी, क्योंकि मो शिंगटियान जैसे एलीट दोस्तों को इग्नोर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मो शिंगटियान की नजर कई ऐसी जगहों पे जाती है जहाँ पे ऑरे काफी ज्यादा ऑब्सक्योर लग रहे थे, मतलब बेसिकली उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल था। मो शिंगटियान एक डीप आवाज में कहता है कि आप सबको हमारे ब्लैक एम्बर सेक्ट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर कोई इस आइटम में इंटरेस्टेड है तो वो अपना मुंह खोल के इसके लिए एक बिड कर सकता है, पर इसके लिए आपको अपनी सीट को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा का ऑक्शन शुरू होता है। मो शिंगटियान की इस आवाज के बाद फिर से इस ऑक्शन ग्राउंड में एक शांति फैल गई थी, जहाँ पे सारे बेसिक लेवल के फैक्शंस की नजर जाती है उन वीआईपी सीट्स पे, क्योंकि इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की वैल्यू सबको पता थी और कोई ऑर्डिनरी इंसान इसे बिल्कुल भी ऑब्टेन नहीं कर सकता था। लेकिन जिसके पास इसे संभालने की कैपेबिलिटी थी वो सारे के सारे लोग वीआईपी बॉक्सेस में बैठे हुए थे। वहीं पे यहाँ पे वीआईपी सीट्स एकदम क्वाइट थी। जो लोग यहाँ पे मार्काट का मन बना के आए थे इस समय वो भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं, बल्कि हम यहाँ पे कई लोगों को तो अपनी सीट्स पे आराम से पीछे लीन होकर बैठे हुए देखते हैं, जो कि उस सीट की आर्म रेस्ट पे अपनी उंगलियों से टैप टैप कर रहे थे। अब इस अनयूजुअल साइलेंस को देख के मो शिंगटियान भी थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। वो कहता है क्या मैंने अपनी बात को क्लियर नहीं किया है? खैर जब उसे मालूम पड़ता है कि उसने क्या बोला तो हम उसके मुंह से एक हंसी को छूटते हुए देखते हैं। मो शिंगटियान कहता है क्योंकि ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है तो हम इसके ऑक्शनिंग मेथड को भी थोड़ा सा अलग रखेंगे। अब मैं उन दोस्तों को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा जो कि इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा में इंटरेस्टेड है। साथ ही में वो यहाँ पे आके अपने उस एक्सचेंज आइटम को मुझे शो कर सकते हैं, और जो भी आइटम मुझे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगता है मैं उस इंसान के साथ अपने इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करूंगा। मो शिंगटियान के ये शब्द सुन के लोग बिल्कुल स्टंड रह गए थे, और यहाँ पे कई लोग तो काफी डिस्प्लीज्ड भी लग रहे थे। अब वो यहाँ पे चाहे कितने भी डिस्प्लीज्ड हों, पर वो भी जानते थे कि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से जो लोग इसे एक्सचेंज करने के लिए आइटम्स को निकालने वाले हैं उनकी वैल्यू भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। और जैसा कि किसी ने कहा था कि अपनी पूरी वेल्थ को किसी के सामने शो नहीं किया जाता, और इस बात को ब्लैक कॉर्नर रीजन के सारे कॉमनर्स भी जानते थे, और लोगों की तरह ही जियान भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। लेकिन थोड़ी देर में रिकवर करने के बाद वो एक नॉड करता है, क्योंकि इस तरीके से जियान भी काफी ज्यादा ट्रबल से बचेगा, क्योंकि जो चीज जियान अपनी स्टोरी रिंग से बाहर निकालने वाला था वो कई लोगों की गलत इंटेंशंस को अट्रैक्ट कर सकती थी, और इस वजह से जियान को एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता। खैर ये सारे के सारे थॉट्स बाकी के लोगों के दिमाग में भी आते हैं, जिससे उनके एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो गए थे। वो भी मो शिंगटियान के शब्द सुन के एक बार नॉड करते हैं। खैर एटमोस्फियर को इतनी जल्दी चेंज होती हुई देख मो शिंगटियान भी खुश हो गया था। वो एक स्माइल के साथ अपने हाथों को वेव करता है, जिससे ऑक्शन स्टेज की चारों तरफ की वो लेयर और भी ज्यादा डेंस हो जाती है, और ये सब हमें मालूम पड़ता है उसके कलर को और भी ज्यादा डेंस होने की वजह से, जिसकी वजह से वो ऑक्शन स्टेज और भी ज्यादा ब्लरी दिखने लगी थी। और ये स्पेशली मो शिंगटियान ने इसलिए किया था जिससे बाहरी लोग अंदर क्या हो रहा है ये सब पता न लगा सके। तभी हमें तेजी से मो शिंगटियान की हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है अब तो आप सबको मेरे ऊपर विश्वास हो ही गया होगा, और अगर ऐसी बात है तो चलो बिल्डिंग को शुरू किया जाए, लेकिन यहाँ पे सभी को रूल्स को फॉलो करना होगा। और पहला रूल ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान एंटर कर सकता है, आपको ग्रुप्स में आने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है, और इतने लोगों के सामने आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी गेम्स खेल के मैं अपनी ब्लैक एम्बर सेक्ट की रेपुटेशन को बिल्कुल भी नहीं गिराना चाहता। जब मो शिंगटियान की ये बात लोग सुनते हैं तो हम कई लोगों के फेस पे स्माइल आते हुए देखते हैं, क्योंकि मो शिंगटियान ने ये बात बिल्कुल सही कही थी, क्योंकि अगर ब्लैक एम्बर सेक्ट यहाँ पे किसी तरीके की ट्रिक खेलता है तो ब्लैक कॉर्नर रीजन के सारे एक्सपर्ट्स का वो सीधा टारगेट बन जाएगा। और यहाँ पे कई ऐसे फैक्शंस भी आए हुए थे जो कि ब्लैक एम्बर सेक्ट से बिल्कुल भी वीक नहीं है, और कई इन फैक्शंस ने कोई अलायंस क्रिएट कर ली तो ब्लैक एम्बर सेक्ट को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर तभी हमारा ध्यान जाता है एक वीआईपी सीट पे, जहाँ से हम एक ओल्ड मैन को आगे निकलते हुए देखते हैं। इस समय उसकी आंखों में काफी ज्यादा फायरी हीट को देख सकते हैं, और वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। फाइनली वो उस एनर्जी पिलर के अंदर भी एंटर हो जाता है। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जो कि इस समय अपनी स्टोरी रिंग से खेल रहा था, पर उसका पूरा का पूरा ध्यान उस ओल्ड मैन पे था जो स्टेज में एंटर कर चुका है, क्योंकि जियान ने भी इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी। लेकिन फिर भी जियान को इस बात की बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी। यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स आए थे वो सारे के सारे काफी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स को पोजेस करते थे,
तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ, जो कि अपनी आईब्राउज को नेट करके उस एनर्जी बैरियर को देख रही थी। वो जियान के कानों में हल्के से विस्पर करती है कि क्यों ना मैं तुम्हारी जगह पे चली जाऊं। अब ऑफ कोर्स हमारा जियान भी लिटिल फेरी डॉक्टर की चिंता को समझता था, पर अगर ये मोशिंग टियान बिल्कुल भी मंदबुद्धि नहीं है तो वो अपने ब्लैक एम्बर सेक्ट के लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहेगा। जियान कहता है कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस ब्लैक एम्बर सेक्ट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर सके, और खासकर मेरी स्ट्रेंथ के साथ अगर मोशिंग टियान मेरे ऊपर हमला भी करना चाहे तो भी वो अपने हिसाब से मुझे अपने पास रोक नहीं सकता है। अब क्योंकि जियान खुद ही जाने पे अड़ गया था तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसकी बात पे बस नॉड ही कर सकती थी। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना अगर तुम 5 मिनट के अंदर वहां से बाहर नहीं आते हो तो मैं फोर्सफुली इस बैरियर को ब्रेक करके अंदर घुस जाऊंगी। ये सुन के जियान एक स्माइल के साथ नॉड कर देता है, जिसके अराउंड 3 मिनट के बाद हम उस ओल्ड मैन को बाहर आते हुए देखते हैं और वो अपनी सीट की तरफ अपना सर हिलाते हुए चला जा रहा था। सीन से तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इसका काम बना नहीं है। अब यहाँ पे जियान की तरह और भी वीआईपी सीट्स के मेंबर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी फील कर रहे थे, लेकिन जब ये बुड्ढा बाहर आता है तो हम उनके फेसेस को भी काफी ज्यादा रिलैक्स होते हुए देखते हैं। और अगला नंबर था एक और ओल्ड मैन का, जिसने पीले कलर की रोप पहन रखी थी। वो भी काफी ज्यादा स्पीड से उस एनर्जी पिलर के अंदर घुस जाता है। खैर अब इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होती रहती है। हम कई लोगों को बड़े स्मूथली उस पिलर के अंदर जाते हुए और आते हुए देख सकते हैं, लेकिन इनमें से मैक्सिमम लोग जो बाहर आ रहे थे हम उनके फेस को काफी ज्यादा ग्लूमी होते हुए देखते हैं। और इसका मीनिंग तो बस सिंपल था कि मोशिंग टियान को इनकी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं। ऑफ कोर्स ये बात सबके लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि उस एनर्जी पिलर से कुछ ऐसे लोग भी बाहर आए थे जिनके फेस पे हम एक स्माइल को भी देख सकते हैं। लगता है उन्हें अपने आइटम पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। खैर इस एनर्जी बैरियर में एंटर करने के लिए जियान को भी कोई जल्दी नहीं हो रही थी। वो अपनी सीट पे आराम से बैठ के इन सारे के सारे लोगों का तमाशा देख रहा था। तभी हमारा ध्यान जाता है उस ईगल से नोज वाले एल्डर पे, जिसने उस डार्क शेडो स्किल को परचेज किया था। वो अचानक से अपनी सीट से खड़ा हो गया था और इस बुड्ढे को इस तरीके से एक्ट करते हुए देख जियान भी एकदम चौंक जाता है, क्योंकि ये ओल्ड मैन उनमें से एक था जिन्हें जियान भी नहीं समझ पा रहा था। मतलब इसने अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हाइड कर रखा था, और इस वजह से जियान ने इस ओल्ड मैन को अपने सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉम्पिटिटर की लिस्ट में शामिल कर दिया था। ये ओल्ड मैन इस ब्लैक कॉर्नर रीजन की ओल्ड जनरेशन में काफी ज्यादा रेपुटेशन भी रखता है, क्योंकि जब ये बुड्ढा खड़ा हुआ था तो डीमन फ्लेम वैली के कई एल्डर्स के साथ साथ सूचियान और कई लोगों का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। अब इन सभी की नजरें इस ओल्ड मैन पे जाके टिक चुकी थी, पर खैर इन नजरों से उस ओल्ड मैन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। हम उस ओल्ड मैन की बॉडी को वहां से घोस्ट की तरह डिसअपियर होते हुए देखते हैं, और इस स्पीड को देख के जियान की आंखें भी एकदम श्रिंक हो गई थी। इस समय जियान ये भी समझ गया था कि इसका ऑर्डिनरी दोजोंग से ऑरा बिल्कुल अलग है, पर ये तो क्लियर है कि ये एक जेन्युइन दोजोंग है। हम जियान के एक्सप्रेशन को काफी ज्यादा सीरियस होते हुए देखते हैं। जियान कहता है ब्लैक कॉर्नर रीजन में सच में कई छुपे रुस्तम बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने इस इंसान के बारे में कभी नहीं सुना है। पर ये अनएक्सपेक्टेड बात है कि ओल्ड मैन इतनी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। खैर जब तक जियान ये सब सोच रहा था हमारा ध्यान जाता है उस स्पेस पे जहाँ से वो ओल्ड मैन डिसअपियर हुआ था। अब उस जगह का स्पेस दोबारा से फ्लिकर होने लगता है। अगले सेकंड में उस ओल्ड मैन को वहाँ पे फ्लैश होते हुए देखते हैं। इस समय इस बुड्ढे के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी। लगता है ये भी मोशिंग टियान को थोड़ा सा खुश करने में सक्सेसफुल रहा है। खैर अपनी सीट पे रिटर्न होने के बाद ये ओल्ड मैन सभी लोगों की नजरों को बिल्कुल इग्नोर करता है। हम इसे अपनी आंखों को बंद करके रिकूपरेट करते हुए देख सकते हैं। अब इसकी ऐसी मूवमेंट्स को देख के लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में जा चुके थे। खैर अब क्योंकि इस ओल्ड मैन का टर्न खत्म हो चुका है तो हम देखते हैं उस डीमन फ्लेम वैली के फंगियान को खड़े होते हुए, और जब ये फंगियान आगे जा रहा था इस समय हम उसके फेस पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस स्माइल को देख सकते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जो कि एक काम एक्सप्रेशन के साथ इस फंगियान को काफी ज्यादा ध्यान से स्टडी कर रहा था। जियान आगे खड़ा होने ही वाला था तभी हमारा ध्यान जाता है शाओली के ऊपर, जिसने जियान को इस कॉम्पिटिशन में बीट कर दिया है। हम फटाक से शाओली को उस एनर्जी पिलर की तरफ जाते हुए देखते हैं, और इस सीन को देख के जियान एकदम स्टंट रह गया था, क्योंकि जियान ये समझ नहीं पा रहा था कि ये शाओगेट क्यों इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के पीछे पड़ा है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग आखिर ऐसी चीज क्या निकालेंगे जो मोशिंग टियान को थोड़ा सा इंटरेस्टेड कर सके। खैर जब ये डाउट जियान के दिमाग में आ रहा था तभी उसका ध्यान जाता है फर्स्ट एल्डर सूचियान की तरफ, और फर्स्ट एल्डर को देख के जियान कुछ समझ गया था। हम उसे नोट करते हुए देख सकते हैं। खैर 4 मिनट के बाद शाओली उस एनर्जी पिलर से बाहर आ गया था, लेकिन उसके फेस पे ना कोई स्माइल वाला एक्सप्रेशन था ना कोई रिग्रेट वाला, और इससे ऐसा लगता है कि शाओली ने जिस आइटम को दिखाया होगा उस पे ब्लैक एम्पर सेक्ट कुछ खास इंटरेस्ट दिखाता नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं जियान को अपनी सीट से खड़े होते हुए, और ऑफ कोर्स यहाँ पे जियान सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। इस वजह से कई लोग जियान को अपने अलग अलग एक्सप्रेशन से देख रहे थे, पर खैर हमारी जियान को इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। हम जियान को उस एनर्जी पिलर की तरफ जाते हुए देखते हैं, और जब जियान उस एनर्जी पिलर के अंदर एंटर हुआ था तभी जियान की आंखों के सामने एक इंटेंस लाइट फ्लैश होती है, जिसके एक ही मूवमेंट बाद जियान मोशिंग टियान के स्माइलिंग फेस को देख सकता था, और मोशिंग टियान के पीछे था वो रेड फेस्ड एल्डर। हाँ हम यहाँ पे उस चीशेन की बात कर रहे हैं जो कि ब्लैक एम्बर सेक्ट का चीफ एल्केमिस्ट है। अब ये मोशिंग टियान जियान को बड़ी गहरी स्माइल से देख रहा था, और ये स्माइल कुछ ऐसी थी जैसे कि वो एक इंसान को नहीं बल्कि एक खजाने को देख रहा है। वो अपने दोनों हाथ कप करके कहता है कि मिस्टर यानशाओ, मैं यहाँ पे आपके आने का काफी टाइम से वेट कर रहा था। ऑफ कोर्स मोशिंग टियान की वो ग्रीडी आंखें जियान से कैसे बच सकती थी। खैर जियान भी अपने अंदर ही अंदर मोशिंग टियान के ऊपर हंस रहा था, जिसके बाद जियान का ध्यान शिफ्ट होता है उस क्रिस्टल बॉक्स की तरफ, और जब वो उस थिक लिक्विड को देखता है तो हम जियान की आंखों में एक सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देखते हैं, क्योंकि ये लिक्विड अपनी खुद की एक लाइफ फोर्स को पोजेस करता था। जियान कहता है सच में ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा कहलाने के लायक भी है। जियान की ये बात सुन के मो शिंगटियान हंसने लगता है। वो कहता है मिस्टर यानशाओ आप कैसी बात कर रहे हो, ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा बिल्कुल रियल है। हमारा ब्लैक एम्पर सेक्ट बिल्कुल फेक चीजों को ऑक्शन नहीं करेगा। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के एक्सचेंज के लिए क्या लाए हैं। मो शिंगटियान की ये बात सुन के जियान का ध्यान फिर से उसके ऊपर चला गया था। हम देखते हैं जियान को अपनी फिंगर को फ्लिक करते हुए, जिससे एक जेड बोतल उसके हाथ में अपीयर होती है। पर हम बाहर से ही उस जेड बोतल के अंदर एक मेडिसिन पिल को देख सकते हैं, जो कि अभी किसी ड्रैगन की आंख जैसी लग रही थी। अब तुम लोग कहोगे भाई मैंने कभी ड्रैगन ही नहीं देखा, तो कोई बात नहीं, तुम जैसी इमेजिनेशन करना चाहते हो वैसे ही कर लो। जियान कहता है कि ग्रेड 6 की टॉप लेवल की पिल है और इसका नाम है जोंग ब्रेकिंग पिल। और मुझे लगता है सेक्ट लीडर मो ने इसके बारे में तो बिल्कुल सुन रखा होगा, तो मुझे इसके इफेक्ट्स के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जियान अपनी फिंगर को फ्लिक करता है, जिससे वो जेड बोतल मो शिंगटियान की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब मो शिंगटियान और चीशेन जोंग ब्रेकिंग पिल का नाम सुनते हैं तो हम इनकी पूरी की पूरी बॉडी को एकदम कांपते हुए देखते हैं, मतलब ट्रेम्बलिंग। और खासकर मो शिंगटियान की फेस से उस खुशी को छुपाना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। अब खैर जियान इस जोंग ब्रेकिंग पिल से फाइनल विक्टर बन पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि उसमें हमारी ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा आकर कौन ले जाने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स इसके बाद मैटर बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला, बल्कि उसके बाद असली चीज तो शुरू होगी। अब खैर ये मुझे बोलते बोलते बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, तो मुझे पता है कि आप भी आगे आने वाली स्टोरी को लेके काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए। खैर डोंट वरी, तुम्हारा भाई इस एपिसोड को लेके कल आ जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगे कमेंट्स में जरूर लिखना, और साथ ही में तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सजेशंस हो तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक कमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। खैर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बनना कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे मजेदार कंटेंट को लेके आता रहता हूँ। अब खैर इससे पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो, जहाँ पे हमने बात करी थी उस मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स के ऊपर। तो वो वाला वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था, और जैसे नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होता है वो आपको राइट साइड में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। डू चेक दैट आउट। हम मिलते हैं वीडियो को इस पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।